हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पिछली क्लासों में पिछले लेक्चर्स में केमिस्ट्री के पेपर को डिस्कस कर रहे थे और ये मेरे हाथ में जो केमिस्ट्री का पेपर है ये 2017 का है और ये मेरे पास सेट ए है। इससे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके थे जिसमें कुछ क्वेश्चन का हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। अब आगे हम लोग उसी को कंटिन्यूएशन में करते हुए हम एक आगे भी क्वेश्चनों को अब हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 में। ध्यान दीजिएगा, ये मेरे सीजी फॉरेस्ट के जो एग्जाम है, एसीएफ के एग्जाम है, उसका 2017 का ये पेपर है और मैं डिस्कस कर रहा हूं केमिस्ट्री वाला पोर्शन जो कि आपका पेपर 2 का पार्ट फर्स्ट है। और ये मेरे पास है सेट ए, मेरे पास सेट ए है मेरे हाथ में भी, जिसके कोई क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। और ये है क्वेश्चन नंबर 5। मैं 4 तक डिस्कस कर चुका था, अब मैं आगे आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं हिंदी में कि द्रव अमोनिया में क्षारीय धातु का विलयन का नीला रंग किस कारण से होता है। अगर इंग्लिश में पढ़ूं, द सोल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया इज ब्लू कलर्ड ड्यू टू। देखिए, जो लिक्विड अमोनिया होती है, अमोनिया जो लिक्विड फॉर्म में होती है, उसमें अगर हम लोग क्षारीय धातु का विलयन के साथ उसको मिक्स करें। क्षारीय धातु बोलने का मतलब कौन सी धातुएं होती हैं? क्षारीय धातुएं जो प्रथम समूह की धातुएं होती हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांशियम हो गया। ये सारी जो होती हैं वो क्षारीय धातु कहलाती हैं। क्यों क्षारीय धातु इनको बोलते हैं, इसका थोड़ा सा डिटेल में यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि क्षारीय धातुएं वे होती हैं जिनके हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार होते हैं। तो इस समूह में जो प्रथम समूह होता है, हाइड्रोजन और फ्रांशियम को छोड़ के, देखिए हाइड्रोजन अधातु है, ये आपको पता है, प्रथम समूह का ही है। मैंने बात की प्रथम समूह की धातुएं, और फ्रांशियम चूंकि धातु है पर उसको यहां पे कंसीडर नहीं करते हैं और उसकी वजह यह होती है कि फ्रांशियम जो होता है वो एक रेडियोधर्मी धातु है। तो हम चलेंगे तो सोडियम से लेके सीजियम तक, तो ये क्षारीय धातुएं कहलाती हैं क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो प्रबल क्षार होते हैं। और दुनिया का सबसे प्रबलतम क्षार होता है सीजियम हाइड्रोक्साइड, जो कि सबसे नीचे आ रहा है इस समूह में, फ्रांशियम से जस्ट ऊपर। तो ये मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं कि द्रव अमोनिया में क्षारीय धातु का विलयन का रंग नीला क्यों होता है। देखिए, किसी भी सब्सटेंस का जो कलर होता है वो कलर किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो यह ध्यान रखिएगा, वो कलर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण। अब इलेक्ट्रॉन्स के कारण कलर्स कैसे होता है, ये कैसे समझ में आएगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते हैं, जो नाभिक होता है परमाणु के अंदर, उसके चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं, उसके चारों ओर घूमते रहते हैं और एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल, या यूं बोलें कि एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पे जाते हैं। और ऐसा करने के दौरान क्या करते हैं, ये ऊर्जा का अवशोषण कर लेते हैं, ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। दे एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड गेट एक्साइटेड। एंड तो उसके बाद ये क्या होते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर पे चले जाते हैं। और जब उच्च ऊर्जा स्तर से वापस नीचे आते हैं निम्न ऊर्जा स्तर पे, तो उस समय क्या करते हैं ये लोग, अपने हीट को रिलीज करते हैं, एनर्जी को त्यागते हैं, ऊर्जा का निष्कासन करते हैं। और इसी ऊर्जा के कारण ही जो होते हैं, जो कलर उत्पन्न होते हैं, वो एटम या कोई कंपाउंड कलर देता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जो बेस्ट ऑप्शन होता, पहला ऑप्शन दिया धातु आयन के कारण, जी नहीं। दूसरा जो ऑप्शन है अमोनिया युक्त इलेक्ट्रॉन, यस, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये रिस्पॉन्सिबल होंगे कलर के लिए। तो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो मैंने अभी आपको डिटेल में डिस्कस करके बताया। तो इस 5वें क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन था वो था आपका अमोनिया युक्त इलेक्ट्रॉन या अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो कैसे दिखाते हैं उसको, सिंबॉलिक अगर रिप्रेजेंटेशन करें तो इलेक्ट्रॉन के नीचे में NH3 इस टाइप से लिख देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो था क्वेश्चन का आंसर होता 5वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन जो होता वो करेक्ट होता, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन इसका आंसर। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा आपको, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार और इस चीज को मैं फिर से बताना चाहूंगा। देखिए, मैं जो हूं एक जायसवाल क्लासेस की टीम का एक हिस्सा हूं।
ध्यान दीजिए, कोई भी टीम सक्सेसफुल तभी होती है जब उसमें सभी लोग अपनी ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ काम करें। यह चीज आप भी जानते हैं, कोई भी टीम किसी एक प्लेयर के कारण सक्सेसफुल नहीं होती, वो पूरे टीम का कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे मान लीजिए मैं क्रिकेट की बात करता हूं, तो मान लीजिए किसी ने ज्यादा रन बनाए किसी टीम में, तो उसका सबसे बड़ी वजह है कि उसमें बैट्समैन जो उस टीम के रहे होंगे उनने अच्छा खेला होगा। अब जब वो सेकंड पारी में जब वो फील्डिंग के लिए उतरेगी वो टीम, तो अब बॉलरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उनकी टीम के जो अपोजिट टीम है उनको ज्यादा रन न बनाने दिया जाए। तो जीतने में बॉलर्स का भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। तो आप जानते हैं कि किसी भी टीम में आपको सारे के सारे मेंबर्स जो होते हैं वो ईमानदारी के साथ और लगन के साथ और मेहनत के साथ काम करें, तभी वो टीम क्या होगी, सक्सेसफुल होगी। तो जायसवाल क्लासेस जो है वो आप जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में एक बहुत जाना पहचाना नाम है, और जिसके जायसवाल सर के टीम के तहत हम लोग जब काम करते हैं तो ये टीम जो होती है ये बहुत ही टेस्टेड और बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है, जिसके तहत आप यहां पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं, आप यहां पे देख रहे हैं। तो एक चीज मैं यहां पे इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा फिर से कि जो जायसवाल क्लासेस का जो ऐप है या जायसवाल क्लासेस के माध्यम से जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसका पूरा लाभ भी मिलना चाहिए। देखिए होगा क्या कि जब कोई चीज आप जब टाइम और मनी दोनों चीज इन्वेस्ट करेंगे अपने सक्सेस के लिए, अपनी तैयारी के लिए, तो इन दोनों ही चीजों का जस्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, या यूं कहिए कि इन दोनों चीजों का लाभ आपको मिलना चाहिए। आपको नॉलेज के रूप में यह लाभ आपको मिलना चाहिए। तो इसके लिए एक इंफॉर्मेशन मैं यहां पे देना चाहूंगा बीच में अपने इस डिस्कशन को रोक के, कि आप जब भी जुड़ना चाहें हमारे साथ में, तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको ऐसा लगता है कि हम चाहिए आपको एग्जाम से रिलेटेड और किसी चीजों से रिलेटेड, तो ये मोबाइल नंबर आप देख रहे हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखा भी है और जो मैंने मिटाया नहीं है भी, आप देख सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, ये मोबाइल नंबर है 9111471439। आप इस मोबाइल नंबर पे आप कॉल करके जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन है आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं और आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं जायसवाल क्लासेस में। दूसरा काम आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप पेमेंट करेंगे, सबसे बड़ी देखिए प्रॉब्लम यह आती है कि जब ऑनलाइन जब बात होती है, न तो आप हमसे मिले होते हैं न तो हम आपसे मिले होते हैं, और ऐसी कंडीशन में कभी कुछ मिस्टेक हो सकती है, कभी कोई हमारे नाम का दुरुपयोग कर सकता है और आपको फ्रॉड के लिए प्रेरित कर सकता है। तो उनसे बचने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पेमेंट करें तो जो हमारा ऑथेंटिक जायसवाल क्लासेस का जो ऑथेंटिक जो अकाउंट नंबर है वो ये लिखा हुआ है बोर्ड में, आप देख रहे हैं। मैं इसको रिपीट कर देना चाहता हूं फिर से एक बार। ये अकाउंट नंबर है 91902024216040। ये अकाउंट नंबर है जो कि ऑथेंटिक है। ध्यान दीजिएगा, जायसवाल क्लासेस के जो ऐप के साथ जो लिंक है अकाउंट नंबर वो यही है। आपको अगर पेमेंट करना है और हमारे साथ जुड़ना है तो आप इसमें ही ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, आप गेटवे के थ्रू पेमेंट नहीं करेंगे। कोशिश कीजिए, गेटवे के थ्रू में फ्रॉड होने की संभावना ज्यादा होती है। और अगर जो लोग गूगल पे से भी पे करना चाहते हैं तो वो भी पे कर सकते हैं। उसका जो नंबर है वो नंबर, मोबाइल नंबर ये यहां पे लिखा हुआ है, मैं फिर से पढ़ देता हूं। वो है 8963901843। तो इस नंबर पे आप गूगल पे के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये दो नंबर आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, और मोबाइल नंबर ये ध्यान रखेंगे जिसमें कि आप अगर कोई इंफॉर्मेशन और अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब आप इनमें पेमेंट किए होंगे तो ही आप क्या करेंगे कि जो भी हमारे जो जायसवाल क्लासेस से जो लाभ हैं या उनके जो वीडियो हैं या जो डाउट्स आते हैं उनको क्लियर करना है और अच्छे से क्लियर करना है, वो सारे के सारे आपको जायसवाल क्लासेस के ऐप में ही मिल पाएंगे। तो आप इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी मनी जो होती है, आपकी मेहनत की कमाई है, आपकी हार्ड मनी है, उसका अगर मिसयूज होगा तो हमको भी बहुत खराब लगेगा और आपको तो खैर होगा ही खराब लगेगा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि इस पेमेंट करने का जो मेथड है आप इसी ऑथेंटिक अकाउंट नंबर पे पेमेंट करें, गेटवे के थ्रू पेमेंट ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि इसमें फ्रॉड होने की चांस बढ़ जाती है और आप जायसवाल सर के या जायसवाल सर की टीम की द्वारा जो नॉलेज है या उनकी
के वीडियोस हैं या एग्जाम से पहले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबका लाभ जो है उससे आप वंचित रह जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं दोस्तों और हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे और क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा वो ये बोल रहा है कि अणु सूत्र के 6,4H10O के कुल अल्कोहल समावयवी कितने होंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। द टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहलिक विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूं C4H10O एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो कितने इसके समावयवी बनेंगे। तो पहले तो यह समझे कि समावयवता क्या होती है। मैं इसको थोड़ा सा यहां पे एक्सटेंड करना चाहूंगा इंफॉर्मेशन को कि समावयवता क्या होती है। समावयवता वो प्रक्रिया है जिसमें दो कार्बनिक यौगिकों के अणु सूत्र तो समान होते हैं परंतु उनकी संरचनाएं अलग अलग होती हैं। अब संरचनाएं अलग होने का क्या मतलब निकल रहा है। संरचनाएं अलग होने का सबसे बड़ा मतलब यह निकल रहा है कि उनके आईयूपीएसी नाम जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर आपको आईयूपीएससी के ऊपर अगर डिटेल कोई वो चाहिए तो आप जयसवाल क्लासेस के ऐप में वो वीडियो देख सकते हैं या टेक एलाइट के ऐप में भी वो वीडियो आपको मिल जाएंगे, दोनों जगह, जहां पे मैंने नॉमेनक्लेचर को काफी डिटेल में आपको वहां पे समझाया है। तो वो वीडियो प्लीज आप वहां पे देख पाएंगे तो उससे आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहां पे मैं उतना बड़ा तो वो नहीं कर पाऊंगा, पर मैं यहां पे इनके आईयूपीएससी नाम जरूर बताऊंगा जो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। तो अब देखिए ये मैंने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया है C4H10O। अब C4H10O के आपको कितने अल्कोहलिक समावयवी बनेंगे बोला है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि अल्कोहलिक समावयवी का मतलब क्या, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें अल्कोहल क्रियात्मक समूह हो। अल्कोहल क्रियात्मक समूह होता क्या है, जिसमें क्रियात्मक समूह होता है OH। ये OH जो क्रियात्मक समूह होता है इसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहलिक क्रियात्मक समूह। अब मैं मान लीजिए संरचना बनाना स्टार्ट करता हूं। मुझे कार्बन लेने हैं 4। ध्यान दीजिए, तो मैं अगर मैं पहला स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैं यहां से बना रहा हूं। ये पहला स्ट्रक्चर मैंने बनाया CH3 CH2 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 OH। अगर मैं काउंट करूं तो इसमें मैंने कार्बन कितने लिए हुए, 4, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है। अभी तक तो मेरा स्ट्रक्चर सही चल रहा है। दूसरा मैं हाइड्रोजन देखूंगा, क्या मेरे पास 10 हाइड्रोजन है। यहां से काउंट करता हूं, 1 2 3 हो गई, 3 2 5 2 7 और 3 10। हाइड्रोजन 10 है और एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी है। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सही है इस स्ट्रक्चर का, इसको फॉलो कर रहा है। तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया अल्कोहल का। इस अल्कोहल का जो आईयूपीएसी नाम होगा वो होगा ब्यूटेन 1-ऑल। मैं बार बार बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट इसका आईयूपीएसी नाम लिख रहा हूं। आईयूपीएसी नाम में अगर कोई डाउट होगा तो इसका आप एक वीडियो मेरा आईयूपीएसी नाम के ऊपर भी 1 घंटे का बना हुआ वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हो गया ब्यूटेनॉल 1, ये पहला इसका एक स्ट्रक्चर बना जिसका आईयूपीएसी नाम ये है। दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या बन सकता है वो मैं बना रहा हूं, CH3 CH2 CH CH3 और अब मैंने OH को सेकंड कार्बन पे लगा दिया। पहले वाले कार्बन पे लगाया था यहां पे, अब मैं सेकंड वाले पे कार्बन पे लगाऊंगा। पर ऐसा करते समय मैं ये देखूंगा कि क्या मेरा ये फॉर्मूला फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं काउंट कर लूं कार्बनों को, तो 1 2 3 4 4 कार्बन है। हाइड्रोजन काउंट करूं तो 3 2 5 1 6 3 9 और 1 10। हाइड्रोजन 10 है और ऑक्सीजन 1 है, ये ऑक्सीजन 10 1 है। मतलब ये फॉर्मूला यहां भी लागू हो रहा है, ये भी अर्थ। और मैंने ये कैसे जोड़ा कि यहां पे CH3 ले लिया, यहां पे CH2 ले लिया, यहां पे CH ले लिया, ये मैंने कार्बन की संयोजकता के आधार पे जोड़ा। आपको शायद पता होगा कि कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो हर जगह मैंने कार्बन की 4 संयोजकता ली है, हाइड्रोजन की 1 संयोजकता ली है और ऑक्सीजन की 2 संयोजकता ली है। हर जगह मैंने ये चीज को फॉलो किया है, तो ये चीज आप शायद जानते होंगे। अब इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2-ऑल। तो ब्यूटेन 1-ऑल ब्यूटेन 2-ऑल, 2 स्ट्रक्चर अलग अलग हो गए, ये इसके 2 समावयवी हो गए यहां पे। अब चलते हैं, क्या ये और आगे बना सकता है समावयवी? बिल्कुल बना सकता है। तो अब मैं एक तीसरा संभावित स्ट्रक्चर बना रहा हूं जो कि इसका बनेगा, वो मैंने ये बनाया। इसमें भी कार्बन काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 कार्बन 4 है। हाइड्रोजन काउंट करो तो 3 3 6 3 9 1 10, हाइड्रोजन 10 है और एक ऑक्सीजन है। ठीक, इसका आईयूपीएसी जो नाम होगा वो होगा 2 मिथाइल
प्रोपेन 2 ऑल। मैंने काम क्या किया हुआ है, अगर आप गौर से देखें तो मैंने काम किया हुआ है कि मैंने ये वाला जो अल्कोहल बनाया है इसको हम लोग अपने केमिस्ट्री में बोलते हैं प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। ये जो मैंने बनाया है इस अल्कोहल को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक अल्कोहल या एक और नाम से जानते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। और ये जो मैंने बनाया है इसको बोलते हैं तृतीयक अल्कोहल और ये 3 डिग्री अल्कोहल। ये कैसे हो रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री, ध्यान दीजिएगा ये जिस डिग्री के कार्बन से OH ग्रुप जुड़ रहा है वही अल्कोहल का इसका डिग्री हो जाएगा। मतलब कैसे, ये वाला जो OH ग्रुप है वो पहले वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। पहले वाले कार्बन मतलब ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। 1 डिग्री कार्बन वो कार्बन होता है जो केवल एक ही कार्बन से अटैच होता है। तो यहां आप देख रहे हैं ये वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, मैं ऊपर लिख भी दे रहा हूं ये 1 डिग्री कार्बन है, तो इससे ये केवल एक ही कार्बन अटैच है। अब अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर में जाऊं तो ये वाला कार्बन 2 डिग्री वाला है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये कार्बन देखिए इधर और इधर 2 कार्बनों से जुड़ रहा है, तो ये 2 डिग्री कार्बन है तो अल्कोहल भी 2 डिग्री का हो गया क्योंकि उसके साथ OH जुड़ा हुआ है। और अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर में देखें तो ये बीच वाले कार्बन को देखिए, ये कौन से डिग्री का है, 3 डिग्री का है। कैसे पता चल रहा है, देखिए वो 1 2 3 से डायरेक्ट अटैच है, तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। तो अल्कोहल भी कौन सा बन गया, 3 डिग्री, क्योंकि आपने OH यहां पे 3 डिग्री लगाया हुआ है। तो आप समझ रहे हैं कि इसमें आपके पास में ये 3 जो स्ट्रक्चर बने हैं वो स्ट्रक्चर बन गए। एक चौथा स्ट्रक्चर और पॉसिबल हो सकता है जो मैं बना रहा हूं। एक ये स्ट्रक्चर बना है, ये भी 1 डिग्री ही है, क्योंकि देखिए जिससे OH जुड़ा हुआ है वो एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल ही है। पर इसमें और इस वाले में क्या डिफरेंस है, इसके IUPAC नाम में अंतर है। इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। तो ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, तो 2 1 डिग्री वाले अल्कोहल बन रहे हैं, पर दोनों के IUPAC नाम अलग अलग है, तो दोनों की संरचनाएं अलग बन गई है, तो यह भी समाव्ययी होगा। पर अगर आपसे पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल, तो आइसोमेरिक जब अल्कोहल बोलेगा तो आप इस वाले को काउंट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। क्यों, क्योंकि ये तो 1 डिग्री ही है, दोनों ये दोनों ही 1 डिग्री ही है। तो 1 2 3 जो टोटल हम लोग देखें अगर, तो ये जो 3 जो आपको मिल रहा है वो आपको 3 ये अल्कोहल हो गए और एक चौथा आपको ये वाला मिल रहा है जो कि आपका 4। तो यहां पे टोटल आपको जो स्ट्रक्चर मिलेंगे इसके जो अल्कोहल के हैं, ध्यान दीजिए इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है वो 4, और वो कौन कौन से पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे वो मैंने 4 स्ट्रक्चर आपके सामने बना दिए। तो इसका जो ऑप्शन सही होता आपका 6 वाले का वो होता 4 आता आंसर, मतलब C वाला ऑप्शन सही होता, जो आप देखते कि उसका टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बनेंगे इस अणुसूत्र के साथ में 4। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमको कि, अब मैं 7वें क्वेश्चन पे आ गया। ये मैंने जो डिस्कस किया था ये 6वां क्वेश्चन था, ध्यान दीजिए ये मेरे पास सेट ए है, मैंने आपको पहले बताया, और 2017 का हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये हम लोग यहां पे देख रहे हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 7th, और 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है उससे पहले मैं यहां पे जगह को कर देता हूं। और अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये बोल रहा है कि जब CH3MgI, जिसको हम लोग ग्रिग्नाट अभिकर्मक भी बोलते हैं, को फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया कराते हैं तो बने हुए यौगिक का जल अपघटन कराने पर हमें प्राप्त होता है। इंग्लिश में पढ़ता हूं, व्हेन ग्रिग्नाट रिएजेंट इज मेड टू रिएक्ट विद फॉर्मल्डिहाइड एंड प्रोडक्ट फॉर्म इज हाइड्रोलाइज्ड वी गेट। देखिए ये रिएक्शन होती है CH3MgCl, ये है ग्रिग्नाट रिएजेंट, इसको बोलते हैं ग्रिग्नाट अभिकर्मक, क्योंकि इसको एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिनका नाम था विक्टर ग्रिग्नाट, और इन्हीं को ही कहा जाता है फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जब ग्रिग्नाट अभिकर्मक रिएक्ट करेगा फॉर्मल्डिहाइड के साथ, ध्यान दीजिएगा ये मैंने बनाया है सिंटेक्स, और ये रिएक्शन का जो सिंटेक्स है ये बनाया मैंने कि ये है फॉर्मल्डिहाइड, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, इसका IUPAC नाम है मिथेनल,
और यह है ग्रिग्नाट अभिकर्मक। और जब ग्रिग्नाट अभिकर्मक किसी के साथ क्रिया करता है तो वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया होती है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्रिया होती है। ड्राई ईथर, ईथर तो बेसिकली क्या है, एक सॉल्वेंट होता है, एक विलायक होता है। वो क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करता है। तो इसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब ग्रिग्नाट अभिकर्मक क्रिया करता है तो इस बंध को तोड़ देता है, C और Mg के बीच के बंध को तोड़ता है। और इस C और Mg के बीच के बंध को ही एक खास नाम हम देते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड, या हिंदी में बोला जाए तो कार्ब धात्विक बंध। ये कार्ब धात्विक बंध होता है। तो कार्ब धात्विक बंध वो बंध होता है जिसमें कार्बन सीधा धातु से क्या होती है, जाकर जुड़ जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्ब धात्विक। तो ये बंध टूटेगा। और जब बंध टूटता है तो एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं यहीं पे, जब बंध टूटता है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर चले जाते हैं। When bond is dissociated, electron shifted towards the more electronegative atom. तो जहां भी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन वहीं चले जाएंगे। तो अगर मैग्नीशियम और कार्बन के बीच का बंध टूट रहा है तो बंधित इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, कार्बन की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि कार्बन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, क्योंकि कार्बन 14वें समूह का तत्व है और मैग्नीशियम दूसरे समूह का तत्व है। तो समूह में अगर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आवर्त सारणी में आपने पढ़ा होगा, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ती जाती है, और जिसके कारण ये कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम। तो ये बंध इधर आ गया और ये ब्रेक हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा, और इसके ऊपर आ जाएगा धन आवेश। अभी मैंने तोड़ा नहीं है, जब टूटेगा तो ये बनेगा, पर मैं एरो से दिखा रहा हूं ये टूट के किधर जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। अब बात होती है इधर जो फॉर्मल्डिहाइड है, ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा यहां से। जो पाई बंध होते हैं वो सबसे कमजोर होते हैं। ध्यान दीजिए, कहीं सिग्मा और पाई दोनों बंध उपस्थित हैं तो पहले पाई बंध टूटता है। तो ये पाई बंध तोड़ दिया हमने। अब पाई बंध बना एक्चुअली में किससे किसके पीछे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बना हुआ है। तो ये भी क्या होगा, जब बंध टूटेगा तो किधर जाएगा, जहां पर विद्युत ऋणात्मकता जाता है। तो अब कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, आपको पता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो कौन से समूह का तत्व है, ऑक्सीजन जो है वो 16वें समूह का तत्व है और कार्बन जो है वो 14वें समूह का तत्व है। तो कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, हेंस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे। तो इसके ऊपर आ जाएगा ऋण आवेश और इसके ऊपर आ जाएगा धन आवेश। तो ये जो ऋण वाला है इसके धन की तरफ चला जाएगा और ये जो धन वाला है इसके ऋण की तरफ आ जाएगा। मतलब ये यहां पे आके जुड़ेगा और ये वाला पार्ट जो है वो यहां पे आके जुड़ेगा। तो टूटने के बाद ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर वो मैं दिखा रहा हूं। H, ये लिखा C, अब यहां पे मैंने जोड़ दिया O के साथ MgCl, ये वाला पार्ट आके जुड़ा पूरा, MgCl इधर जुड़ गया और ये CH3 इस कार्बन के साथ जुड़ गया जो नीचे आपका CH3, और इधर जो हाइड्रोजन थी कार्बन के साथ वो तो थी। तो ये एक कंपाउंड बन गया जिसको हम लोग बोलते हैं योगात्मक यौगिक, एडक्ट प्रोडक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं एडक्ट प्रोडक्ट। ये एक योगात्मक यौगिक है। अब इस योगात्मक यौगिक का बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर उसका हम लोग जल अपघटन कर दें, जल अपघटन करने का मतलब है पानी के साथ क्रिया करा दे। ध्यान दीजिए, जल अपघटन का मतलब होता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मीन रिएक्शन विद वाटर। तो अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं इस कंपाउंड का तो मैं पानी के साथ क्रिया कराऊंगा। अब पानी के साथ जब क्रिया कराऊंगा तो ये टूटेगा कैसे, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये टूटेगा, आप ऑब्वियसली जान रहे हैं H और O के बीच में यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता देखें तो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और यहां पे कहां से टूटेगा ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर यहां से टूटेगा। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता का अंतर यहीं पे आ रहा है, तो ये स्ट्रक्चर यहां से टूटेगा। ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर वहां से टूटता है जहां पर कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता है, या इसको अपनी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोले कि बॉन्ड पोलार होते हैं। तो बॉन्ड, पोलार बॉन्ड इज अ मोर रिएक्टिव बॉन्ड एंड दे ब्रेक एंड परफॉर्म द केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन। तो जो पोलार बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और वही रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो मैंने यहां पे इस बॉन्ड को तोड़ा, O और Mg के बीच का। आपके दिमाग में आएगा यहीं का बॉन्ड क्यों तोड़ा, तो मैं आपको बताता हूं, ये बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलार है, सबसे ज्यादा ध्रुवी है। तो ध्रुवी बंध हमेशा टूट जाते हैं। तो ध्रुवी बंध का कॉन्सेप्ट है क्या, तो दोस्तों इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ध्रुवी बंध होता है ऐसे दो परमाणुओं के बीच बनने वाला बंध जिसमें विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत ज्यादा हो।
तो उस बंध को ध्रुवी बंध बोलते हैं और वो बंध बहुत ज्यादा सक्रिय होता है, जल्दी टूट जाता है। जैसे मैं जनरल एग्जांपल में बात करूं कि एक बहुत सीधा और शरीफ व्यक्ति और एक बहुत बदमाश व्यक्ति दोनों कभी भी दोस्त बन के ज्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे। वो इसलिए नहीं रह पाएंगे क्योंकि दोनों की सोच में बहुत ज्यादा अंतर है। दोस्ती होती है हमेशा किसमें? समान मानसिकता के लोगों में। तो बहुत शरीफ आदमी और बहुत बदमाश आदमी ये दोनों दोस्त नहीं बनेंगे क्योंकि उनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर बहुत ज्यादा है और वो बंध टूटेगा ही। सेम जो जिंदगी में होता है वही केमिस्ट्री में होता है। तो यही बंध यहां से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा और इसके टूटने से इसके ऊपर ऋणावेश आ जाएगा और इसके ऊपर धनावेश आ जाएगा, जैसा कि पहले आ रहा था। और यहां पे देखेंगे इसके ऊपर ऋणावेश आ जाएगा और इसके ऊपर धनावेश आ जाएगा। अब ये दोनों अपने आपस में जुड़ जाएंगे, अपोजिट चार्ज। तो ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? ध्यान से देखिएगा। चूंकि इसके ऊपर ऋणावेश आया तो इसका H प्लॉट आके जुड़ेगा। यहां पे OH आ गया है, H और CH3 तो था ही था, और इसका जो OH वाला पार्ट था वो मैग्नीशियम के साथ जुड़ गया। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा स्ट्रक्चर। तो ये बन गया। तो लास्ट में आपने देखा यहां पे जो कंपाउंड बना है ये एक अल्कोहल बना हुआ है और ये अल्कोहल क्या है? आपका इथेनॉल है। तो आपसे पूछा था कि अपघटन के बाद हमको प्राप्त क्या होगा? हमको प्राप्त होगा इथेनॉल। इथेनॉल, इसका IUPAC नाम है इथेनॉल। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही था? तो दोस्तों इस 7th वाले क्वेश्चन का ऑप्शन सही था फर्स्ट वाला, जो कि फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही इथेनॉल बन रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। मैंने शॉर्ट में इसको बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन किया, और अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे पुराने वीडियो ऑर्गेनिक वाले देखेंगे तो आपको जहां पे मैंने आपको इफेक्ट्स वगैरह पढ़ाए हैं वहां से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है कि बेंजीन में एसिटिक अम्ल द्विलक अवस्था में किस कारण से होता है? तो ध्यान दीजिएगा, एसिटिक एसिड एग्जिस्ट एज अ डाइमर इन बेंजीन ड्यू टू। देखिए डाइमर क्या होता है पहले तो ये समझे, और दूसरा कि बेंजीन में ही क्यों हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं डाइमर क्या होता है। जब दो समान कंपाउंड आपस में किसी वजह से जुड़ जाते हैं, समान कंपाउंड, तो उसको बोलते हैं डाइमर, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विलक। अगर 3 समान परमाणु जुड़ जाते हैं, समान यौगिक जुड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं त्रिलक, जिसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइमर। और ऐसे बहुत सारे जुड़ जाते हैं तो बन जाता है बहुलक या पॉलीमर, जो आपके सिलेबस में है भी, ACF के सिलेबस में बहुलक। तो अभी बात कर रहे हैं द्विलक की। तो उम्मीद करता हूं द्विलक टर्म आपको समझ में आ गया। अब दूसरा जो है कि बेंजीन में ही क्यों द्विलक की बात कर रहा है, तो बेंजीन एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। हमारे केमिस्ट्री में 3 बहुत अच्छे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक विलायक। एक होता है बेंजीन, दूसरा होता है अल्कोहल, और तीसरा होता है आपका ईथर। 3 बहुत पॉपुलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। तो जब एसिटिक एसिड को बेंजीन में घोला जाता है तो वो द्विलक बना लेता है, और द्विलक बनाने का कारण होता है, वो बना लेता है अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध। ध्यान दीजिए ऑप्शन सही होता है इसमें हाइड्रोजन बंध, पर हाइड्रोजन बंध भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतरा आणविक, एक होता है अंतर आणविक। तो मैं अगर और स्पेसिफाई कर दूं इसको तो वो बनाएगा अंतर आणविक। तो कैसे बनाएगा वो मैं स्ट्रक्चर बना के भी आपको थोड़ा और डिटेल में क्लियर कर देता हूं इस क्वेश्चन में कि एसिटिक एसिड कैसे द्विलक बनाएगा। तो ये एक एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल मैं इधर बना रहा हूं, दूसरी तरफ ये हो गया दूसरा मॉलिक्यूल, और इनके बीच में यहां पे ये मैंने डॉटेड लाइन से जो दिखाया हुआ है ये है हाइड्रोजन बंध। ये बन रहे हैं हाइड्रोजन बंध, और इस हाइड्रोजन बंध के थ्रू क्या होके ये जुड़ के क्या बना लेगा? द्विलक। ये स्ट्रक्चर एक है, ये स्ट्रक्चर दूसरा है, दोनों सेम है, समान है दोनों स्ट्रक्चर, और दोनों जुड़ के क्या बना ले रहे हैं? द्विलक बना ले रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा, और हाइड्रोजन बंध के थ्रू बन रहा है ये भी समझ में आ गया होगा। और ये भी कौन सा हाइड्रोजन बंध जो है वो है आपका इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर, या हिंदी में बोले तो अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण ये इस टाइप से आपस में जुड़ के द्विलक बनाते हैं। तो वैसे तो अंतर आणविक नहीं दिया है, सिर्फ हाइड्रोजन बंध दे रहा है, तो आप हाइड्रोजन बंध का ऑप्शन को टिक करेंगे। पर अगर इसमें हाइड्रोजन बंध को भी स्पेसिफाई कर देता कि इंटरमॉलिक्यूलर बनेगा कि इंट्रामॉलिक्यूलर के थ्रू बनेगा, तो वो भी आप एडिशनल इंफॉर्मेशन अभी यहां पे ध्यान में रखिए, वो इंटरमॉलिक्यूलर के थ्रू बनेगा। अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध के थ्रू क्या होते हैं? द्विलक का निर्माण करता है
है एसिटिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन सही होता वो होता आपका डी ऑप्शन, जो कि हाइड्रोजन बंध से ये आपस में जुड़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि ऐसे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं क्या कहलाते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपने कई बार सुना होगा कि जो कैसे कंपाउंड जो एसिड और बेस दोनों की तरह से बिहेव करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक, या बोला जाए कि उभयधर्मी। उभयधर्मी मतलब जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह से काम करते हैं। तो ये फैक्ट वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं ऐसा लग रहा है, बस आप ध्यान रखिएगा कि जो दोनों अम्ल आंशिक रूप से अम्ल की तरह से व्यवहार करते हैं या आंशिक रूप से क्षार की तरह व्यवहार करते हैं तो वो कहलाते हैं एम्फोटेरिक। जैसे कि धातु और अधातु दोनों के ही गुण होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उपधातु, या हम लोग बोलते हैं मेटेलॉइड। वैसे ही अगर मान लीजिए जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह से व्यवहार करते हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग उभयधर्मी या एम्फोटेरिक। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मैं डिस्कशन में अभी तो मैं यहां पे ही इस क्लास को मैं यहां पे विराम दूंगा और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे, ताकि छोटा वीडियो बनाने का हमारा मकसद होता है कि ताकि आप सारी चीजों को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से समझ लें और उन चीजों को दिमाग में रखें। और दोस्तों जो मैंने इस वीडियो के थ्रू में जो क्वेश्चन को डिस्कशन किया था आपको वो सारी चीजें तो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे पुराने वीडियो को देख के भी इससे रिलेटेड चीजों को अपडेट कर लेंगे। साथ ही साथ जो मैंने इंफॉर्मेशन अभी आपको पेमेंट के थ्रू या अपनी इंक्वायरी को इस मोबाइल नंबर के थ्रू आपको जानकारी लेने के लिए जो बोला था वो भी आप शायद उस चीज को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो इन सब चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा और आने वाले वीडियो में मैं इसके आगे क्वेश्चनों को आगे डिस्कस करके आपको क्लियर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।